the condition is your sex-linked recessive. Hemophilia is always going to be your sex-linked recessive. ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर. ये हिमोफिलिया होने का एक रीजन होता है कि आपके बॉडी में एक फैक्टर नहीं होता. वो कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके बॉडी में ना हो तो हिमोफिलिया होगा? फैक्टर 8 and 9. फैक्टर 8 and 9. ठीक है, राइट. So you have factor 8 and 9. That is something वो आपका have this condition of hemophilia. बिल्कुल सही. So अगर hemophilia, if there is someone who is suffering with hemophilia, तो दिक्कत क्या आती है जनरली? लाइक प्रॉब्लम होती क्या है? लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सन को हेमोफिलिया है, देन प्रॉब्लम आती कब है? लाइक व्हाट इज द इशू? सब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है. सर ब्लड नहीं होती. बिल्कुल सही. अगर ब्लड क्लॉटिंग आप पे हो नहीं रही, यहाँ पे अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, लाइक आप कट लग गया, देन यू विल ब्लीड, यू विल जस्ट कीप ऑन ब्लीडिंग, आपके लाइक ब्लीडिंग रुकेगी नहीं. तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन द हेमोफिलिया के अंदर. सो ये आपकी कुछ चीजें जो हमने पिछले क्लास में हमने यहाँ पे देखी थी. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब हमने हेमोफिलिया तो यहाँ पे देख लिया था. अब हमें समझना है हमारे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस. दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. So let's have a look at the color blindness and let's see यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है. Alright, so hemophilia is something we have covered. मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा because कल मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था, so I couldn't share the slide with you, but I'll share the slides with you today. ठीक है, so now you can see the screen I guess, and now let's start with the color blindness. अगर आपको हिमोफिलिया क्लियर है तो कलर ब्लाइंडनेस समझने में आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी बिकॉज ये भी आपका है, आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है आपकी है. सो कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो गोइंग टू बी योर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट इट इज गोइंग टू बी योर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन. 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, बाकी की चीजें आपको मैं समझा दूंगा. एक तो आपका ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपके जो पेशेंट होंगे दे कैन नॉट सी रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर. सो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर में ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. अब इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन आपकी है यहाँ पे बस आप ये कलर नहीं देख पा रहे, बाकी ये कोई बहुत ही लीथल या फेटल कंडीशन ये नहीं है. याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग. A person with color blindness can have a normal life. अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसकी नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है. वो बस कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ब्लू, ग्रीन एंड रेड को, राइट. दैट्स इट. उसके अलावा उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसकी लाइफ काफी नॉर्मल लेगी, उसको और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहती. तो ये कंडीशन आपकी फेटल नहीं है. अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका कलर ब्लाइंडनेस जो आपके यहाँ पे है दैट इज अ सेक्स लिंक ट्रेट. तो आपको यहाँ पे कुछ चीज समझनी है. व्हेन आई से इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है, एंड इट इज अ रिसेसिव वन. यहाँ पे आपके सेक्स क्रोमोसोम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. तो काफी चीजें यहाँ पे आपकी सेम रहेंगी, हीमोफिलिया जैसी यहाँ पे चीजें आपकी रहेंगी. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीमेल्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट फीमेल्स ओवर हियर. सो अगर फीमेल के ऊपर अगर आपको मिल जाए दोनों कैपिटल सी यहाँ पे, या मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आपके दोनों डोमिनेंट एलील है आपके पास, देन दैट फीमेल इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल फीमेल. ऑब्वियसली दैट फीमेल इज अ नॉर्मल फीमेल, उसको सारे कलर वहां पे दिख रहे हैं. अगर यहाँ पे लड़की है जिसके ऊपर आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए दोनों ही आपके एलील यहाँ पे स्मॉल है, सो इन दैट केस दैट गर्ल इज द अफेक्टेड वन. यहाँ पे इसको होगा कलर ब्लाइंडनेस. सो इफ यू आर एबल टू सी अगेन बोथ द एलील्स आर माय रिसेसिव वन, अगर आपके दोनों ही यहाँ पे एलील अगर आपके रिसेसिव होते हैं, देन दैट गर्ल विल बी सफरिंग विद कलर ब्लाइंडनेस. अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसी है दैट यू हैव अ कैपिटल सी एंड यू हैव अ स्मॉल सी, देन दैट कंडीशन ओवर हियर क्या होगा? लड़की नॉर्मल होगी, अफेक्टेड होगी? क्या लग रहा है? नॉर्मल. राइट. लड़की यहाँ पे होगी यहाँ पे आपकी नॉर्मल, शी वोंट बी कलर ब्लाइंड. सो दैट गर्ल ओवर हियर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड नहीं होगी यहाँ पे, वो नॉर्मल यहाँ पे होगी, क्योंकि कैपिटल सी उसे यहाँ पे बचा लेगा, विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. स्मॉल सी यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. लेकिन सेम चीज अगर हम लड़कों के साथ यहाँ पे देखा जाए तो लड़कों के साथ यहाँ पे कंसर्न रहेगा. अगर लड़के के पास कैपिटल सी है दैट मींस ही इज अ नॉर्मल, मतलब वो सारे कलर यहाँ पे देख सकता है, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल कंडीशन. बट अगर लड़के के पास यहाँ पे होगा स्मॉल सी, देन ही विल बी द अफेक्टेड इंडिविजुअल. सो बॉय विल बी अफेक्टेड. यहाँ पे उसको नहीं दिखने कलर रेड, ब्लू एंड ग्रीन, उसे कलर यहाँ पे नहीं दिखने वाले. सो याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो माई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन. जैसे हिमोफिलिया था वैसे ये भी है, राइट. इसमें भी आपको ज्यादा अफेक्टेड पीपल जो आपको मिलेंगे पॉपुलेशन में, दे आर गोइंग टू बी योर मेल्स. मेल्स आर विल बी मच कॉमनली अफेक्टेड कंपेयर टू द फीमेल. तो इतना तो स्टोरी आपको पहले मालूम होना चाहिए. दैट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी जो आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय कलर ब्लाइंडनेस. याद रखना ये कोई फेटल कंडीशन नहीं है,
इस कंडीशन के साथ आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस यहाँ पे समझनी, क्योंकि इस पोर्शन में से कई सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आपको आते हैं, स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस वाले पार्ट में से लोग कई सारे क्वेश्चन आपको निकाल के पूछते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 हमारी यहाँ पे ये है दैट यू हैव अ नॉर्मल फीमेल, राइट, एंड लेट्स ड्रॉ नॉर्मल फीमेल। सो यू हैव अ नॉर्मल फीमेल ओवर हियर, और नॉर्मल फीमेल के फादर जो थे वहां पे उनको था कलर ब्लाइंडनेस, सो वाज हैविंग द डिजीज फादर। अभी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ये चीज ध्यान रखना। तो फीमेल नॉर्मल है, लेकिन इनके फादर जो थे उनको था कलर ब्लाइंडनेस। सो लेट्स सी, अगर इनके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था, दैट मीन्स फादर के ऊपर होगा स्मॉल सी, और अगर फादर पे स्मॉल सी था तो श्योरली एक स्मॉल सी तो आएगा यहाँ पे डॉटर के पास। सो डॉटर विल हैव द स्मॉल सी एंड वन सी विल बी लार्जर सी। So that's why daughter here is going to be your normal. So daughter मेरी यहाँ पे होगी normal, but याद रखना एक इसके पास small c है जो father के end से आया है। मेल जो हमारे पास है यहाँ पे, मेल is going to be also normal, जो इनकी जिसके साथ मैरिज हो रही है that male is going to be a normal one। तो यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे वो नॉर्मल है, that means इसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल सी होगा स्मॉल सी होगा, क्या होगा इसके ऊपर, कैपिटल सी। राइट। तो यहाँ पे लड़का यहाँ पे नॉर्मल। अब जब ये दो क्रॉस हो रहा है तो हमें ये देखना है कि इनके प्रोजीनी कैसे बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी पनेट स्क्वायर लगा सकते हो। ओवर हियर आल्सो यू कैन मेक योर पनेट स्क्वायर एंड यू कैन कम विद द आंसर। पनेट स्क्वायर आपके यहाँ पे क्या बताएगा, यू हैव अ, यहाँ पे आप बना दो, पहले तो आप यहाँ पे फीमेल का आप हुआ बना लो, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आपने फीमेल का यहाँ पे लगा दिया एक साइड पे, और मेल का भी आप यहाँ पे लगा दो। सो मेल तो वैसे भी यहाँ पे कैपिटल सी है, राइट। अब जब आप यहाँ पे क्रॉस होंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपकी डॉटर यहाँ पे बनेगी, you will have a capital C, मतलब वो हो गया आपके यहाँ पे नॉर्मल, राइट। यहाँ पे आप देख लो, you will have कैपिटल C एंड स्मॉल c, तो यहाँ पे आपकी जो डॉटर होगी आपकी यहाँ पे हो जाएगी नॉर्मल, नो इशू विद दैट, क्योंकि राइट। लड़का यहाँ पे देख लेते, अगर लड़का यहाँ पे होता है तो लड़के को मिलेगा मदर के एंड से कैपिटल C, फादर से तो Y मिलता है, तो ये लड़का भी यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्मल। अगर यहाँ पे आपको मिलता है स्मॉल सी आ गया मदर के एंड से और यहाँ पे आ गया फादर के एंड से वाई, सो दिस बॉय विल बी माय अफेक्टेड, लड़का मेरा होने यहाँ पे कलर ब्लाइंड। अब आप लोग मुझे बताइए, हाँ जी बिल्कुल सही, ये लड़का मेरा यहाँ पे होगा अफेक्टेड। बाकी सारे बच्चे यहाँ पे होंगे मेरे नॉर्मल, बट यू हैव अ चांस ऑफ हैविंग अ बॉय व्हिच कैन बी अफेक्टेड। अब आप मुझे बताइए, समझिए आपके पास एक कपल आता है, आप एक जेनेटिक काउंसलर है, आपके पास एक कपल आता है और वो आपको पूछता है कि उनकी कंडीशन ऐसी है, दे हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, और अगर वो आपको पूछते हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग अ सन बीइंग कलर ब्लाइंड, कितने परसेंट चांस रहेंगे कि उनका लड़का यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा, अगर लड़का होता है तो कलर ब्लाइंड होने के चांसेस वहां पे कितने रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 25%। का लड़का, स्पेसिफिक लड़का मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, लड़का, अगर लड़का 50%। राइट, the 50% चांस उन्हें हमेशा रहेगा यहाँ पे, there is a 50% chance that the son is going to be color blind। और अगर यही चीज होगा डॉटर के लिए पूछते हो कि हमारी डॉटर कलर ब्लाइंड हो गया नहीं होगी, कितना परसेंट चांस है, तो आप क्या बोलते हैं, डॉटर को देखो ना, डॉटर में कोई चांस है कलर ब्लाइंड होने का, यहाँ पे नहीं सर, कोई चांस नहीं है, राइट। तो अगर वो आपको पूछते कि सर बताइए अगर डॉटर हुई तो कितना परसेंट चांस होगा कलर ब्लाइंड होने का, देन आप बोलेंगे 0। द डॉटर ओवर हियर इज गोइंग टू बी लाइक सेफ, हमेशा दोनों कंडीशन में, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, दोनों में सेफ है। तो इनकी अगर कितनी भी डॉटर होने इस कपल की, उनको कभी भी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। बट अगर लड़कों की बात करता हूँ तो देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस दैट यू कैन हैव अ बॉय हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या कंडीशन 1 यहाँ पे सबको समझ आ रही है, Yes. ठीक है, दैट इज योर कंडीशन 1। नाउ लेट्स सिमिलरली सी द कंडीशन 2 ओवर। कंडीशन 2 भी बड़ी यहाँ पे सिंपल है, आपके पास एक कलर ब्लाइंड फीमेल, तो अगर लड़की ही कलर ब्लाइंड है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, बताइए मुझे, X और कैपिटल स्मॉल सी, राइट। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पे अफेक्टेड लड़की, सो दिस इज अ कलर ब्लाइंड गर्ल। इनकी शादी हो रही है एक नॉर्मल लड़के से, सो दैट मींस द बॉय विल हैव द कैपिटल सी एंड वाई ओवर हियर, ठीक है। अब जब यहाँ पे व्हेन यू गेट टू सी दे आर गेटिंग क्रॉस्ड ओवर हियर, एंड नाउ वी हैव टू सी कि यार इनके यहाँ पे अब ऑफस्प्रिंग यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे मैं लगाता हूँ लड़की का जीनोटाइप, जो मेरे यहाँ पे आएगा स्मॉल सी,
और यहाँ पे लग जाएगा मेरे लड़के का जीनोटाइप जहाँ पे मेरा है कैपिटल सी ओवर हियर। अब जब यहाँ पे इनकी डॉटर आएगी, सो यू कैन सी कैपिटल सी फादर के एंड से आ रहा है और मदर से आ रहा है स्मॉल सी, तो यहाँ पे जो लड़की आपकी होगी वो आपकी होगी यहाँ पे नॉर्मल, बच गई लड़की हो यहाँ पे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, स्मॉल सी आ गया मदर के एंड से, एक एक्स क्रोमोसोम मदर के एंड से, फादर से जो आ रहा है वो आपका आ रहा है नॉर्मल वाला क्रोमोसोम, सो दैट्स व्हाई शी इज आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल। बट आप यहाँ पे देखो, मदर यहाँ पे अगर अफेक्टेड होगी ना तो उसके सारे लड़के होंगे अफेक्टेड, ये बात याद रखना। अगर मदर यहाँ पे अफेक्टेड है तो आप देखोगे यहाँ पे सारे लड़के उसके होने यहाँ पे अफेक्टेड, क्योंकि मदर के एंड से आएगा स्मॉल सी, फादर के एंड से आ रहा है वाई क्रोमोसोम, सो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो, मदर के एंड से भी आपके यहाँ पे स्मॉल सी आ रहा है, फादर से तो वाई आएगा, सो दैट गर्ल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर आपकी मदर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है तो सारे के सारे लड़के जो उसके होंगे वो कलर ब्लाइंड ही होंगे हमेशा। ऑल द बॉयज ओवर देयर आर गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि फादर के एंड से तो वाई क्रोमोसोम ही आता है लड़कों के अंदर, एंड मदर के एंड से आएगा एक्स क्रोमोसोम जो हमेशा यहाँ पे रहेगा रिसेसिव एलील वाला। So all the boys over there are my affected. So all boys are going to be affected. क्या ये वाला पार्ट क्लियर है सबको यहाँ पे? Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So please याद रखना कि अगर आपकी मदर यहाँ पे affected है, then all the boys in this condition will be affected. ये सारे के सारे लड़के यहाँ पे होंगे affected offspring के अंदर, और यहाँ पे normal male अगर रहता है, so you will find them getting affected. So this is also something you have to understand. तो ऐसे ही आपको क्रॉस बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नीट में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन उन लोगों ने डालने हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं स्पेसिफिकली कलर ब्लाइंडनेस को लेके। यू कैन गेट सच क्वेश्चन अगेन, सो प्लीज मेक श्योर यू ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज। नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, टेक योर कपल ऑफ मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने का आप यहाँ पे कोशिश करिए, राइट। तो फिर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, ओके ड्राइविंग लाइसेंस पहले आप ये देख लो बेटा, ये वाला पार्ट आप समझ लो। If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is going to be what? तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे that आपके पास एक colorblind लड़का है और इसकी शादी हो रही है यहाँ पे एक लड़की से जो है homozygous for normal vision। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका जो लड़का होगा वो होगा यहाँ पे आपका colorblind। Solve this and try to answer in the chat कि क्या इसके अंदर आंसर बन जाएगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बढ़िया से क्रॉस बनाइए और देखिए क्या आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है। निशांत 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 एक बार फिर ट्राई करो। आरुषि हैज आंसर्ड दिस, भुवनेश्वरी का भी आंसर आ गया है, काजल, भूमिका, तानिया, तन्वी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसमें आप क्या करेंगे। लेट्स सी हाउ द राइट आंसर विल कम ओवर हियर। कलर ब्लाइंड लड़का है यहाँ पे, सो दैट मींस यू विल हैव अ स्मॉल सी ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे आपका स्मॉल सी आ जाएगा, राइट। और लड़की आपके यहाँ पे है नॉर्मल, होमोजाइगस नॉर्मल लड़की मेरी यहाँ पे, सो दैट मींस यू विल हैव अ कैपिटल सी एंड अ कैपिटल सी। इतना तो तुम्हें आई थिंक पता चल जाएगा कि होमोजाइगस नॉर्मल कलर विजन लड़की का, तो यू विल हैव कैपिटल सी कैपिटल सी। अब अगर लड़की यहाँ पे कैपिटल हो जाती है ना, तभी तुम्हारा आधा सॉल्यूशन तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अगर लड़की यहाँ पे है जो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका लड़का यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो सकता है। देख लो इसे क्रॉस करके, लड़की के यहाँ पे हमने कैपिटल सी लगा दिया, हाँ जी लड़का यहाँ पे है वो आपका है अफेक्टेड, वो मान लिया हमने। बट नाउ व्हेन वी डू द क्रॉस, नाउ आई विल ओनली ड्रॉ द बॉयज के लिए यहाँ पे, राइट, क्योंकि हम सन का यहाँ पे देखना चाहते हैं ना। सो लेट्स सी, यू विल हैव एक्स एंड वाई, वाई तो फादर से आ जाएगा, मदर के एंड से जो एक्स आएगा दैट विल बी कैपिटल सी वाला। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी, मदर के एंड से कैपिटल से आएगा, वाई तो फादर के एंड से आ रहा है। तो आपको काफी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है दैट यू विल हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सन व्हिच इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। ना ही ये लड़का मेरा यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा, ना ही ये वाला लड़का मेरा यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा, दोनों मेरे यहाँ पे क्या नॉर्मल विजन वाले हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैविंग द नॉर्मल विजन। सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी योर 0। इसलिए आपका जो आंसर यहाँ पे बनता है दैट इज गोइंग टू बी 0 ओवर हियर, राइट।
सो इसलिए यू शुड नो कि एक बार आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाता है दैट आंसर इज गोइंग टू बी 0 इन दिस. सो 124 का आंसर यहाँ पे जो बन रहा है दैट्स गोइंग टू बी 0. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे. ऐसे क्वेश्चन वो लोग आपको पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन देख के ध्यान से कर देना, क्रॉस बना के कर लेना कंफर्मेशन के लिए करना हो तो. और देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप कई बार अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका ग्रिप इसके ऊपर अच्छा आ जाएगा, तो आपको क्रॉस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पनेट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे आंसर कर दोगे. ठीक है. एक और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे. अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है. खुद से कर सकते हो या यहाँ पे हेल्प लगेगी आपको, बताओ. कर लेंगे. ठीक है फिर बढ़िया, ट्राई करिए खुद से. ट्राई टू डू दिस. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. मैं आप थोड़ा लिखना चालू करता हूँ. यू हैव अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड. अच्छा, तो इनके फादर कलर ब्लाइंड थे. चलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं. यहाँ पे लड़का है मेरा XY, लेकिन इनके फादर जो थे इनमें था कलर ब्लाइंडनेस, मतलब स्मॉल सी इनके पास था. अब फादर से तो आता नहीं है स्मॉल सी. सो ये है मेरा लड़का यहाँ पे, फादर से तो वाई आएगा. सो बॉय इज गोइंग टू बी नॉर्मल, राइट. नाउ आफ्टर दैट you make a crossover here with a girl. He marries a woman whose father was also colorblind. He marries a woman whose father was also colorblind. So अगर इनके फादर कलर ब्लाइंड थे इस लड़की के, दैट मीन्स एक स्मॉल सी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा फादर के साइड से आते हुए, और एक यहाँ पे रहेगा नॉर्मल कैपिटल सी. तो बेसिकली तुम्हें इनके बीच में क्रॉस कराना है, राइट. यू मेक अ क्रॉस बिटवीन देम and then you make a cross between them, and now you have answered over here. नेहा निशांत का आंसर अलग आ रहा है, तन्वी का आंसर अलग आ रहा है. नो सर, ये आंसर नहीं है, ये तो पहले वाले का है. अच्छा पहले वाले का है. ठीक है ठीक है ठीक है. Yes, और sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. कर लो बेटा, फिर कर लो. तानिया का आंसर आ रहा है, तानिया का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है यहाँ पे. चलो देखते हैं. तो पहले तो समझो कि आपको क्रॉस किसके बीच में करना है. यहाँ पे एक लड़का है, विच गोइंग टू बी नॉर्मल, सो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग अ कैपिटल सी, राइट. ये उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, वो रेलेवेंट है ही नहीं इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो, क्योंकि उनके फादर से तो वाई क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो वो जान के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लड़का तो मेरा है नॉर्मल. हाँ, लड़की के फादर जो थे यहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन देख रखी, ही वॉज कलर ब्लाइंड. सो इन दैट केस यू विल फाइंड कि उनके यहाँ से आएगा आपका स्मॉल सी, उनके फादर का यहाँ पे आएगा स्मॉल सी, और कैपिटल सी रहेगा लड़की का. सो दैट मीन्स लड़की इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर. अब इसको जब आप क्रॉस कराते हो, व्हेन यू गो फॉर अ क्रॉसिंग ओवर हियर, what will happen in this? You have a x हम लगा रहे हैं लड़की का. So लड़की is going to be capital C and small c, and a boy is going to be, वो तो है यहाँ पे नॉर्मल. तो अगर ऐसी कंडीशन है, and then आपने उन लोगों ने आपसे क्या पूछा है, they have their first child as a daughter, and what are the chances that this child would be color blind? तो देख लेते हैं डॉटर के क्या चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं. तो एक मैं यहाँ पे डॉटर बना रहा हूँ, उसमें आपका आ रहा है कैपिटल सी, सो ये तो आपकी नॉर्मल हो गई. दूसरी डॉटर जो मेरे यहाँ पे बन रही है, उसके अंदर भी क्या पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे, that you will have capital C and small c, so ये Small c. नॉर्मल. तो अगर दोनों ही डॉटर के चांसेस यहाँ पे नॉर्मल है, दोनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी नॉर्मल की है, so again you will have 0 will be the right answer over here. There is no chance that you will have a daughter who is going to be having the color blind. So ये आपका यहाँ पे बन जाता है आपके यहाँ पे सही आंसर. ठीक है, तो this is going to be a correct answer over here, option B. क्या ऐसे क्वेश्चन आपको, once again if you start talking something which is unnecessary, you can leave the class, as simple as that. ठीक है, so please make sure you only talk about things which are going to be relevant over here, right. Behave please, all of you. So this is going to be the answer over here. I hope ये clear है सबको यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. All of you, right, that's going to be 0% over here, right. Do you want me to close the chat? Like, do you really want me to, like, Yes, sir. तुम लोगों को 8 ग्रेडर से जैसा like ट्रीट करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. Here we are preparing for NEET exam, and here you are. Pathetic. All right, let's go back. Okay, ये तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया जो बड़ी सिंपल यहाँ पे हमारे क्वेश्चन थे. Now I guess you can see this thing. Yes, you can see the screen. चलिए इसका आंसर कर दो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है यहाँ पे.
Hemophilia is more commonly seen in human males than in the human females. अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ABCD. What can be the possible answer over here? You can unmute yourself and can answer this question. It's a very simple question and then we can move forward quickly. So hemophilia आपको कहाँ पे किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? You have these 4 options over here. So option C. 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 Is the right answer. This is due to the X-linked recessive mutation. So yes, option C will be the right answer in this. Yes, sir. Right. Now. So यहाँ पे हमने देख लिया हमारा यहाँ पे. So we have seen the color blindness. We have seen the hemophilia. दोनों में common यहाँ पे ये. Both of them are my sex-linked recessive condition. Right. ये दोनों चीजें के अंदर common है. And you will get multiple questions based on this. Right. So that is something you will find. Now we'll start with another disorder, that is my cystic fibrosis. So let's start with your cystic fibrosis. इसको आप आराम से देखो, आराम से इसको समझो आप यहाँ पे क्या होता है. Now पहली चीज, cystic fibrosis का जो आपका जीन है, इसका जो आपका जीन रहेगा, that will be present on a chromosome number 7. So धोनी की टी-शर्ट का नंबर याद रख लेना, याद रखना क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपको मिलेगा इसका जीन. अब यहाँ पे जो आपको जीन मिलेगा, ये जीन करता क्या है? ये जीन आपका बनाता है एक क्लोराइड आयन चैनल. दिस जीन इज नोन टू मेक योर क्लोराइड आयन channel. That is what this gene is known for. It is known to make the chloride ion channel. इतना याद रखें ना, अगर कभी ये स्टेटमेंट आता है तो क्वेश्चन के अंदर कि ये जीन बनाता क्या है जो क्रोमोसोम 7 पे आपका है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, इट इज नोन टू मेक द क्लोराइड आयन चैनल. अब ये चैनल क्या होता है? बेसिकली ये आपका प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है आयन के मूवमेंट के लिए. क्लोरीन आयन को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने के लिए आपको एक चैनल चाहिए होता है, एंड दैट चैनल इज कॉल्ड एज माय क्लोराइड आयन चैनल. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द ऑन द मेम्ब्रेन, और ये आपका बनाता है आपका अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 7. अब अज्यूम करो कि आपका ये जीन काम नहीं कर रहा. अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा है, जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ गया तो आपका ये चैनल बनेगा नहीं, और अगर आपका ये चैनल बनेगा नहीं, देन यू विल बी सफरिंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो इतना तुम्हें याद रखना कि अगर ये आपका जीन काम नहीं कर रहा, then you are suffering with, if it is not working, then you are suffering with the cystic fibrosis. So in case if your gene is not working, then you will find the person will be suffering with cystic fibrosis. As simple as that. अब हमें समझना है कि यार इसमें होता क्या है. अगर एक पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिजीज है तो उसमें बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द इशू ही इज फेसिंग? लेट्स ट्राई टू सी दैट. पर्सन सफरिंग विद सिस्टिक फाइब्रोसिस will have a concern like thick mucus formation, और ये thick mucus formation आपको मिलेगा कहाँ पे? You will get to see that in your lungs, you will find them in pancreas, you will find them in happening in even in your something like your liver. सो इस एरिया के अंदर आपका थिक म्यूकस फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको दिखेगा. लाइक इन एरिया में आपका म्यूकस फॉर्मेशन आपका हो जाता है थिक, मगर म्यूकस तो आपको इन सारे प्लेसेस में आपको मिलेगा देखने के लिए, बट वो हो जाएगा थिक. और अगर आपके यहाँ पे म्यूकस थिक हो जाता है, व्हाट विल हैपन ना, आई गिव द एग्जांपल ऑफ द लंग्स. लंग्स के अंदर आपको इन्फेक्शन होते हुए आपको दिखेगा. सो लंग्स विल गेट इन्फेक्टेड बाय नंबर ऑफ पैथोजेंस, मतलब कई सारे बैक्टीरियाज आपके लंग्स में आने लगेंगे और आपके लंग्स को अफेक्ट करना वहां पे चालू करेंगे. देखो एक चीज याद रखना कि आपके अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका म्यूकस होता है जो आपका हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये जो लिक्विड फॉर्म में जो आपका जो म्यूकस है उसका काम होता है कि वो पैथोजेंस को ट्रैप करे. अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर कर रहा है तो ये म्यूकस उसे रोक देता है, उसे पकड़ लेता है. बट अब ये सोचो कि अगर ये आपका म्यूकस थिक हो गया, अगर ये अपना स्लाइमी फॉर्म से अगर ये थिक हो जाता है, तो ये म्यूकस आपका कोई भी पैथोजन को पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी बैक्टीरिया को ये पकड़ नहीं पाएगा, और सारे बैक्टीरिया या वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आराम से ट्रैवल करते हुए आपके लंग्स तक आ जाएंगे. और एक बार वो लंग्स तक आ गए, देन यू विल फाइंड लंग्स के अंदर आपको इन्फेक्शन होते हुए आपको दिख जाएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लंग्स के अंदर आपको यहाँ पे इन्फेक्शन होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाता है, एंड यू विल फाइंड दैट दिस विल लीड टू कंडीशन जहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आपके यहाँ पे हो जाती है कम. सिमिलरली आपका लिवर और पैंक्रियास में यहाँ पे आपका डैमेज होगा. सो यू विल फाइंड प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ ऑर्गन विल बी सीन. प्रोग्रेसिव ऑर्गन डैमेज विल बी सीन. आपके जो ऑर्गन यहाँ पे होते हैं वो आपके डैमेज होते रहेंगे टाइम के साथ साथ. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर. अब अगर ऐसा होता है तो याद रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जो भी हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे आपके जेनेटिक ही है.
इसके अंदर जो पर्सन होता है उसका लाइफ स्पैन नॉर्मली 23 से 24 इयर्स के ऊपर नहीं होता. जनरली यू डोंट गेट टू सी अ मच मोर लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड टिल दैट एज द पर्सन यूजुअली डाई. तो उसके पहले भी जो उसका लाइफ होता है उसमें से काफी मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं, काफी उसको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से वो कई बार ब्रीथ भी नहीं कर पाता. बट जनरली द लाइफ स्पैन डज नॉट गो बियॉन्ड 24-25 years of age. जनरली इट डजंट गो बियॉन्ड दैट. So cystic fibrosis एक फेटल कंडीशन है. अगर ये होता है then you don't get to have a normal lifespan and normal lifestyle भी नहीं हो पाता because बहुत medications लेने पड़ते हैं, so आप normal life भी आप नहीं जी पाते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. In my cystic fibrosis, so surely I can say it is a fatal condition. Surely मैं कह सकता हूँ it is something which is quite fatal. And याद रखना it is your genetic disorder. Please भूलना मत, this is my genetic disorder. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसका जो जीन है वो आपका प्रेजेंट है ऑन क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर. तो अगर ये 7 के ऊपर है तो श्योरली इट इज नॉट अ सेक्स लिंक. ये सेक्स लिंक तो मेरा यहाँ पे है नहीं. तो याद रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. इट इज योर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. राइट, it is your autosomal recessive disorder. Now when I say it is your autosomal recessive disorder, that means what? यहाँ पे आपका जीनोटाइप कैसा होगा जिसको डिजीज होगी. अगर किसी को यहाँ पे डिजीज है so they will have small a. अब मैं यहाँ पे XY लिखूंगा नहीं, समझो इस बात को. मैंने यहाँ पे XX XY यहाँ पे लिखना नहीं बिकॉज ये सेक्स लिंक नहीं है. इट इज नॉट अ सेक्स लिंक कंडीशन. ये आपके ऑटोसोम पे क्रोमोसोम है उसकी वाली कंडीशन है. तो यहाँ पे मैं कोई भी लाइक स्मॉलर एलील, स्मॉलर अल्फाबेट या लाइक स्मॉल अल्फाबेट या लार्जर अल्फाबेट यहाँ पे मैं लिख के उसको मैं लाइक डेजिग्नेट कर सकता हूँ. सो लेट्स से आई टेक ए ओवर हियर. तो अगर किसी की कंडीशन है यहाँ पे स्मॉल ए, दैट पर्सन विल बी माय अफेक्टेड पर्सन. इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा. हम सब यहाँ पे नॉर्मल है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जीनोटाइप होगा कैपिटल ए. लेट्स से वी टेक इट एज अ कैपिटल ए, सो वी ऑल आर गोइंग टू बी नॉर्मल. और आप मुझे बताओ अगर किसी को जीनोटाइप है आपका वहां पे कैपिटल स्मॉल है, देन क्या वो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा? नॉर्मल. दैट पर्सन विल बी नॉर्मल बिकॉज कैपिटल ए एक रिसेसिव एलील है यहाँ पे आपका, सॉरी कैपिटल ए एक डोमिनेंट एलील आपका यहाँ पे और वो रिसेसिव एलील को यहाँ पे एक्सप्रेस होने नहीं देगा. सो यू विल फाइंड दैट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल ओवर देयर. तो याद रखिएगा कि आपको अगर कोई पर्सन मिलता है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, देन ही मस्ट बी हैविंग 2 रिसेसिव एलील्स. दोनों रिसेसिव एलील होंगे तभी उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. आप एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मेरे दोनों एलील यहाँ पे स्मॉल है, दैट मीन्स व्हाट, मदर भी आपकी कैरियर है यहाँ पे और फादर भी आपके यहाँ पे कैरियर है. यस सर. क्योंकि अगर वो हेटेरोजाइगोस होंगे तभी बेबी आपके यहाँ पे होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला. सो ये भी आपको समझना, याद रखना दैट मदर एंड फादर बोथ ऑफ देम शुड बी ओवर हियर माय हेटेरोजाइगस and then only you can have a affected child. So ये चीज याद रखते हैं यहाँ पे. प्लीज भूलना मत, it is my autosomal recessive disorder and ये आपके कंडीशन, इसके अंदर ये सब चीजें होता है. इसके अंदर क्रोमोसोम 7 पे आपका यहाँ पे जीन है. जीन का नॉर्मली काम होता है क्लोराइड आयन चैनल बनाना. अगर ये आपका चैनल बन नहीं पाता या काम नहीं करता, देन जनरली आपके मेजर ऑर्गन्स में आपका म्यूकस यहाँ पे हो जाता है थिक. अगर म्यूकस अगर आपके यहाँ पे थिक हो रहा है, लंग्स के अंदर आपको मिलेगा देखते हुए इन्फेक्शन बिकॉज पैथोजेंस काफी आसानी से ट्रेवल करके आ जाएंगे आपके लंग्स के अंदर. सो यू विल फाइंड कि आपको वहां पे इन्फेक्शन आपको होते हुए आपको मिलेगा. उसके साथ साथ आपके पैंक्रियास के आपके डैमेज होगा, लिवर भी आपका डैमेज होगा एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड जनरली लाइफ स्पैन आपका 24-25 से ज्यादा यहाँ पे नहीं होता. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो क्या ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस कंडीशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, राइट. So I'll just tell you one thing. अगर आपको इतना समझ आ रहा है, I'll just add one thing over here. Before starting with sickle cell anemia, I'll just try to tell you one thing in this. यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा. यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं. 2 सेंटेंस तो याद रखना. It is other recessive allele of the chromosome number 7. Failure of chloride ion transport is been seen. यहाँ पे chloride ion channel यहाँ पे बन नहीं रहा. So that's what is happening. Elevated level of sodium and chloride is seen in the sweat. आपका जो sweat होता है, पसीना होगा, उसमें आपको काफी हाई अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा. थिक म्यूकस एक्यूमुलेट्स इन लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इन्फेक्शन होता है. इतना याद रख लो. दैट इज समथिंग आई वांट टू रिमेंबर अभी के लिए. दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ
ये हमने देख लिया, दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय, याद रखना, इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। ये मिस मत करना, कई बार वो लोग इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें बस इतना पूछना है कि इनमें से कौन सा मेरा कंडीशन है, दैट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। तो याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर something like your let's move on to something like your sickle cell anemia. ये कंडीशन हम समझते हैं। अब इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, you will have to understand this thing very slowly. So let's see what will happen in my sickle cell anemia. पहली चीज, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, that chromosome is my chromosome number 11. सबसे पहली चीज, राइट? सो यहाँ पे जो आपका जीन इन्वॉल्व है, that is my chromosome 11 over here. अब हम यहाँ पे इस कंडीशन को समझते हैं काफी आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, अगर आपको याद हो तो सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। अगर आपको याद हो तो सिकल सेल एनीमिया का हम इवन एग्जांपल ले लेते हैं एज अ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के और कौन से एग्जांपल थे सिकल सेल एनीमिया के अलावा? और कौन से एग्जांपल थे यहाँ पे? ब्लड ग्रुप एबी ब्लड ग्रुप। उसके अलावा गाय को याद करो, गाय का वो कलर क्या था, कोट का कलर क्या था? रोन। वेरी गुड। सो यू हैव अ रोन कोट, यू हैव अ एबी ब्लड ग्रुप एंड यू हैव अ सिकल सेल एनीमिया, राइट? बट इसके काफी लोग इसको लाइक पहले जब इसको कंडीशन को जानते नहीं थे, तो दे यूज्ड टू कॉल इट एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव, पहले इसको कहा जाता था। बट नाउ यू नो इट इज अ कोडोमिनेंस वाली इसकी कंडीशन है यहाँ पे, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब सिकल सेल एनीमिया को आप आराम से यहाँ पे देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। नाउ पे अटेंशन टू द what has been happening in this, right? पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पे डीएनए, इसको हम पूरा तो कंप्लीट नहीं करेंगे आज के आज, बट जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लेना। आपके पास यहाँ पे डीएनए एंड आपके डीएनए के अंदर आपका एक जीन है, राइट? यू हैव अ स्पेसिफिक जीन, और उस जीन के अंदर अज्यूम करो उस जीन के अंदर आपका एक नाइट्रोजनस बेस आपका हो जाता है चेंज। यू हैव वन नाइट्रोजनस बेस, यू हैव वन नाइट्रोजनस बेस जो आपका यहाँ पे हो जाता है चेंज, विच विल अंडरगो द चेंज, राइट? हमारे अंदर वो बेस सबके अंदर सही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपका एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अगर आपका चेंज हो जाता है, दैट विल लीड टू द सिकल सेल एनीमिया, दैट विल लीड टू द सिकल सेल एनीमिया। अब पहले आप इतना सुनो कि अगर आपके डीएनए के अंदर एक भी अगर आपका नाइट्रोजन बेस अगर आप यहाँ पे चेंज होता है, दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट म्यूटेशन। This becomes the example of your point mutation. तो अगर कल आपको कोई उठ के पूछे कि यार पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, तो आपने इतना बताना है, पॉइंट म्यूटेशन सिंपली मींस चेंज इन द सिंगल नाइट्रोजनस बेस। एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में अगर मेरा यहाँ पे चेंज हो जाता है, देन आई विल से इट इज एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट म्यूटेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो समझो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लाइक ए है आपका डीएनए के अंदर लगा हुआ, लेकिन ए की जगह आपका वहाँ पे हो गया चेंज and now it has become, समझो वहाँ पे हो गया T. So I can say that's example of my point mutation. So that is something I'll get to see over there. So याद रखना यहाँ पे एक चेंज यहाँ पे होता है and that can lead to the condition of my sickle cell anemia. अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं कि यार यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। Now let's try to see that. जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, तो स्टोरी को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यू हैव अ हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन के अंदर आपको मिलती है देखने के लिए दो टाइप की चेन। यू हैव अ अल्फा चेन एंड यू हैव अ बीटा चेन। इतना पहले याद रखना कि हम सबके अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बीटा चेन जो आपकी होती है, हम सबके अंदर जो बीटा चेन है उसका जो 6th अमाइनो एसिड है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल 6th अमाइनो एसिड ये सब भूल जाओ, इसके लिए ये याद रखना ये जो अल्फा चेन और बीटा चेन जो आपकी है, दे आर नथिंग बट माय प्रोटीन। याद रखना आपकी जो अल्फा चेन और बीटा चेन है आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर, दे आर नथिंग बट माय प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ माय प्रोटीन। आप मुझे ये बताओ कि प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? व्हाट इज माय प्रोटीन इज मेड अप ऑफ? अमीनो एसिड। बहुत बढ़िया, अमीनो एसिड, राइट। सो प्रोटीन इज ऑलवेज, Amino बिल्कुल acid. सही, प्रोटीन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ माय अमीनो एसिड। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो बीटा चेन मेरी यहाँ पे है जो प्रोटीन से बनी हुई है, इसका जो 6th अमाइनो एसिड यहाँ पे होगा, द 6th अमाइनो एसिड जो हम सब के अंदर है, दैट इज माय ग्लूटामिक एसिड, दैट इज योर ग्लूटामिक एसिड। सो हम सब के अंदर जो अमाइनो एसिड यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज योर ग्लूटामिक एसिड। बट द पर्सन हु इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर कंडीशन होती है अलग।
द पर्सन इज सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, उसका जो बीटा चेन रहेगा उसके अंदर जो 6th अमाइनो एसिड यहाँ पे होगा, the 6th amino acid you will have over here, that amino acid will be my valine. ये मेरा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, that amino acid over here is going to be my valine. तो ये मेरा होगा यहाँ पे valine. ये चीज याद रखना, ये पहली चीज दिमाग में जहन में बिठा लो कि एक पर्सन जो है जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसके अंदर आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं मिलेगा 6th पोजीशन पे, वहां पे आपको मिलेगा वैलिन। और ये वैलिन आपको इसलिए वहां पे मिल जाए क्योंकि आपकी डीएनए में हुआ है आपका यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि आपकी डीएनए में यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे होता है, इसलिए दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी कि वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह आपको मिलेगा वहाँ पे वैलिन। और सिर्फ इस रीजन से, सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से आपका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आपके आरबीसी का। सी एक जनरल आइडिया तो आपको यहाँ पे मालूम रहना चाहिए हमेशा कि आरबीसी का शेप जो यहाँ पे होता है नॉर्मली आपका रहता है बाइकॉनकेव शेप, बट सिकल सेल के अंदर इसका शेप आपको हो जाएगा बिल्कुल सिकल शेप। सो दैट इज हाउ द आरबीसी गोइंग टू लुक लाइक, it will become my sickle shaped. That is something you have to know, right? और ये आपका नॉर्मल आरबीसी है, दैट इज अ नॉर्मल आरबीसी। अब हमें यहाँ पे समझना ये है कि अगर सिकल शेप हो रहा है यहाँ पे तो पहले चीज हम इसको देखेंगे जेनेटिक तरीके से कि हो क्यों रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विल सी। लेट्स पे अटेंशन टू दिस पिक्चर। इस पिक्चर की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली। अब आप ध्यान दो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन के ऊपर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो आपके पास यहाँ पे जीन है वहां पे आप देखो हम सबके पास यहाँ पे सीटीसी होगा, वन ऑफ द कोडॉन इज गोइंग टू बी योर सीटीसी। मतलब आपके पास यहाँ पे टी है बीच में, राइट? और ये टी ही है हम सबके अंदर, और ये टी ही होना चाहिए। अगर ये आपके पास टी है देन आपका जो एमआरएनए यहाँ पे बनेगा दैट विल माय जीएजी, एंड दैट एमआरएनए का ये जो कोडॉन मेरा यहाँ पे होगा, जो जीएजी मेरा जो यहाँ पे कोडॉन होगा, ये आपका बनाता है आपका ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन के ऊपर। और ये सब हम सबके अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब ये कोडॉन क्या होता है ये सब आप अगले चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि वहां पे आप इन सब चीजों को डिटेल में समझते हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को आप डिटेल में समझोगे। बट फिलहाल याद रखना हमारे पास जो हमारा जीन है उसमें टी लगा हुआ है, CTC, टी है बीच में, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली हमारा ग्लूटामिक एसिड हमें यहाँ पे बनने के लिए मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई पर्सन है जिसे सिकल सेल एनीमिया है तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका टी के जगह यहाँ पे लग चुका है आपका यहाँ पे ए, एंड दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट म्यूटेशन। दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन मेरा यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे टी के जगह मेरे यहाँ पे ए लग चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मेरा एमआरएनए भी यहाँ पे मेरा बदल जाएगा। और क्योंकि मेरा यहाँ पे एमआरएनए भी मेरे यहाँ पे बदल गया तो मेरा यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है दैट बिकम्स माय वैलिन। और इसलिए यू विल फाइंड अगर मेरा वैलिन यहाँ पे लग जाता है, याद रखना द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा आरबीसी का शेप भी यहाँ पे हो जाएगा चेंज। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो ये डिफरेंस याद रखना, CTC इज अ नॉर्मल जीन विच ऑल ऑफ अस वी हैव, लेकिन जो इसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर टी की जगह ए वहां पे लग जाता है। और अगर एक भी यहाँ पे चेंज हुआ दैट इज अ चेंज इन द नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने मेंशन किया था, इट इज अ चेंज इन द नाइट्रोजनस बेस। और इसकी वजह से व्हाट आई गेट टू सी दैट कंप्लीट योर एमआरएनए विल चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारे यहाँ पे अमाइनो एसिड भी यहाँ पे आपका बदल जाएगा। क्या ये वाली पिक्चर आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is what you will find happening in this, and because of that you will get to see that you will have a complete change in the hemoglobin shape. अब यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, मुझे रिपीट करनी है ये चीज। द सेम थिंग इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर दैट यहाँ पे नॉर्मली आपके यहाँ पे टी होता है बट इसके अंदर आपका होता है ए। पूरी स्टोरी चेंज होके यू विल गेट अ वैलिन इन द एंड एंड यू विल लर्न इन द एंड। अब याद रखना कि अगर ये चेंजेस आपके होते हैं तो इसका इफेक्ट क्या आता है। तो अगर आपके यहाँ पे वैलिन अगर आपका लग गया तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट यू विल हैव अ अल्टर्ड शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, या मैं लिखूंगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन will have altered shape मतलब इसका शेप यहाँ पे बिल्कुल बदल जाएगा। शेप आपका यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन का। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि हीमोग्लोबिन का शेप आपका पूरा पूरा यहाँ पे हो जाता है अल्टर्ड। अब जैसे आपका हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे अल्टर्ड होता है, बिकॉज ऑफ दैट आरबीसी ऑल्सो हैव अल्टर्ड शेप नाउ। इसके वजह से क्या होता है, आरबीसी ऑल्सो have the altered shape,
तो याद रखना हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे बिगड़ा, उससे आरबीसी का शेप यहाँ पे बिगड़ा, एंड दैट इज व्हाई आरबीसी विल हैव नाउ दिस काइंड ऑफ शेप। तो ये टाइप का शेप आपको मिलेगा आरबीसी के अंदर, इट विल बी माय सिकल शेप्ड आरबीसी। दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी, ये आपको देखने को मिलेगा आपका सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सो दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि आपका आरबीसी का शेप आपके यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप। अब अगर आपके आरबीसी का शेप यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो रहा है, देन व्हाट आर द इश्यूज यू विल बी फेसिंग। नाउ दैट इज समथिंग यू विल हैव टू सी कि अगर आरबीसी का शेप यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, क्या आपको कोई आइडिया लग सकता है कि यार अगर आरबीसी का शेप मेरा ऐसा होगा तो क्या दिक्कत आ सकती है? व्हाट कैन द इशू यू कैन फेस इन द बॉडी? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन की कमी यहाँ पे हो जाती है। एनीथिंग एल्स? ओके, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा और ये दो चीजों को हम लाइक वापस कल कंटिन्यू करेंगे, लाइक विल सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। एक चीज याद रखना यहाँ पे, दैट आपका जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हो रहा है, द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन व्हिच विल बी हैपनिंग, ये आपका अफेक्टेड होगा यहाँ पे। आई टेल यू व्हाई। आपका जो सिकल शेप यहाँ पे होता है ना, द सिकल शेप यू हैव ओवर हियर, ये आपका नैरो कैपिलरीज में से बाईपास नहीं हो सकता। आपका जो सिकल शेप यहाँ पे होता है, आपका नैरो कैपिलरीज में से बाईपास नहीं हो सकता। अब क्योंकि आपका ये कैपिलरी में से बाईपास नहीं हो पा रहा, तो टिश्यू को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपका सही से हो नहीं पाता। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विल गेट अफेक्टेड, और ये ब्लड सेल्स आपके क्लॉग बनाएंगे, एक जगह पे जाके जम जाएंगे। दे विल मेक अ क्लॉग इन सर्टेन ब्लड कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि ये अटक रहे हैं। समझिए तुम्हारी ब्लड कैपिलरी है, अब ब्लड कैपिलरी में ये जाके अटक रहे हैं, वहां पे जाके आगे पास ही नहीं पा रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग अ क्लॉग ओवर देयर, ये सारे वहां पे जाके अटक रहे हैं। एंड इफ दे आर फॉर्मिंग अ क्लॉग, तो आपका ब्लड आगे बढ़ ही नहीं पाता। So that is what you find happening over there. They form a clog in the blood capillaries because they cannot pass through those capillaries with this shape. और इससे क्या होता है, आपके ऑर्गन को भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि इनका लाइफ स्पैन नॉर्मली आरबीसी का होता है आपका 128 डेज का। नॉर्मली लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का आरबीसी का, बट वही लाइफ स्पैन सिकल शेप के अंदर हो जाता है बहुत कम। इट वोंट बी 120 डेज, इट विल लाइक 50 डेज, 12 डेज, 20 डेज। सो बिकॉज ऑफ दैट हमेशा आरबीसी की डेथ आपके ब्लड में आपकी होती रहेगी, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज सफर विद एनीमिया। तो ये भी बात याद रखना कि आरबीसी की डेथ बहुत जल्दी होती है इस कंडीशन के अंदर। दे विल हैव अ अर्ली डेथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन विल ऑलवेज हैव अ इशू ऑफ एनीमिया। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे याद रखना। इसके आगे वाली कंडीशन हम लोग बाद में कल देखेंगे, दैट व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, और जेनेटिक बेसिस पे इसके अंदर आपको क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिकल सेल एनीमिया को हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ता है, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम। इसके ऊपर कई सारे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्लोली देखते हैं, ठीक है। बट आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक जो कराया वो आपको समझ आ रहा है। अच्छा, बिफोर वी रैप अप द क्लास, मुझे बस आपसे ये पूछना था, आप में से कितने बच्चों को कल सुबह स्कूल में छुट्टी है या नहीं है? नो इश्यू विद दैट, कोई